बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुनते ही दिमाग में बरतानिया की वो कंपनी जहन में आती है जिसने हिंदुस्तान पर 200 बरस की हुक्मरानी की राह हमवार की। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इससे पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो नीदरलैंड की मिल्कियत थी। इस कंपनी का नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसका VOC का लोगो आज भी बेहद मशहूर है। इस कंपनी की बुनियाद सन 1602 में रखी गई थी। इसको आज तक की मालूम इंसानी तारीख की सबसे बड़ी कंपनी करार दिया जाता है। ये आज तक की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी भी है, जो अपने शेयर होल्डर्स को सरमायाकारी पर 40% तक मुनाफा देती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी ईस्वी में मसाला जात की तिजारत में कदम रखा। उस वक्त यूरोप में मसालों की बहुत मांग थी और बहुत सी कंपनियां पहले ही इस धंधे में कदम जमा चुकी थीं। ऐसे में डच हुकूमत ने ये कंपनी कायम की और उसको बेपनाह इख्तियारात से नवाज दिया। इनमें से एक ये भी था कि ज़रूरत पड़ने पर कंपनी हुकूमत की इजाज़त के बगैर ही जंग शुरू कर सकती है। इसके अलावा इस कंपनी को सफारतकारी और एशिया भर में किसी भी मुल्क पर कब्जा करने की भी खुली छूट थी। सन 1669 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन चुकी थी, जिसके पास 150 से ज़्यादा तिजारती बहरी जहाज़ थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजमीन की तादाद 50,000 थी, जबकि इसके पास 10,000 की प्राइवेट आर्मी भी मौजूद थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए इस कंपनी ने भी नौ आबादियाती दौर की किसी भी कंपनी और साम्राज्य कुव्वत की तरह इंसानी खून को पानी की तरह बहाया। इस कंपनी के मुनाफे में असल उरूज उस वक्त आया जब उसने इंडोनेशिया के जजीरे बांडा पर कब्जा करके जायफल पर अपनी इजारादारी कायम की। ये 15,000 की आबादी का एक जजीरा था जो महंगे दामों जायफल फरोख्त करके खूब पैसा कमा रहा था। जजीरे के सरकर्दा लीडर्स मुख्तलिफ कंपनियों के साथ भाव ताव करके ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में ये मसाला फ़रोख्त करते थे, लेकिन जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो सब कुछ बदल गया। कंपनी ने बांडा के लीडरों के साथ एक मुआहदा किया कि वो जायफल सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही फ़रोख्त करेंगे। पहले तो ये मुआहदा ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ ही अरसे में कंपनी ने जजीरे पर अपने किले कायम करने की कोशिश की ताकि जायफल पर इजारादारी कायम की जा सके और इसकी स्मगलिंग को रोका जा सके। मकामी लोगों ने इसकी मुखालफत की तो कंपनी ने पूरी कुव्वत से जजीरे पर हमला करके पूरी आबादी को ही तहस नहस कर दिया। बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया, जबकि बहुत से मकामी लोगों को गुलाम बनाकर मुख्तलिफ कॉलोनियों में भेज दिया गया। जजीरे पर सिर्फ 1000 मकामी लोग बाकी रह गए जो गुलाम बनकर जजीरे पर रह रहे थे। इस हमले के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे महंगे और सबसे ज़्यादा मांग वाले मसाले जायफल पर इजारादारी कायम हो गई। उसके बाद कंपनी के मुनाफे में इजाफा होता चला गया और ये कई मुल्कों तक फैलती चली गई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एशिया में अपने कदम जमाने के लिए पुर्तगाल से जंगें शुरू कर दी। सन 1640 में कंपनी ने श्रीलंका पर कब्जा करके दारचीनी की तिजारत पर भी इजारादारी कायम कर ली। नीदरलैंड की पुर्तगाल के साथ सन 1663 तक जंगों का सिलसिला जारी रहा, जिसमें पुर्तगाल की इजारादारी और हुकूमत का खात्मा होता चला गया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी फैलती चली गई। अंग्रेज़ आने के बाद भी पुर्तगाल गोवा पर काबिज रहा और अंग्रेज़ आने के बाद भी यहाँ उसी की हुकूमत रही। भारतीय हुकूमत ने पुर्तगाल से गोवा को इंडिया में शामिल करने की दरख्वास्त की, जो मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद 19 दिसंबर 1961 को भारतीय फौज ने ऑपरेशन विजय करते हुए गोवा को आज़ाद कराया। कहते हैं कि हर उरूज को ज़वाल होता है, इसी का मज़ा डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी चखना पड़ा। अपने भरपूर उरूज के बाद सन 1730 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़वाल शुरू हुआ और ये 1780 तक खसारे में चली गई। पहले जो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रही थी, अब खित्ते में नई ताकतों बिलखुसूस बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के आ जाने के बाद ज़वाल का शिकार होने लगी। बिलाखिर नीदरलैंड्स की हुकूमत ने इस कंपनी को सरकारी तहवील में ले लिया। उसके बाद ये कहीं भी बरतानिया के सामने टिक नहीं पाई।